जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हमने यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी के आगमन और परिणाम के बारे में जाना था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। आज हम प्रथम यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी यानी पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के बारे में जानेंगे। तो ये पुर्तगाल देश से आई हुई कंपनी है। कुल 5 देश से आई थी। पहला कौन सा था? पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा इंग्लिश और चौथा डेन यानी डेनमार्क और 5वां फ्रांस। सबको पढ़ेंगे बारी बारी से, बारीकियों से समझेंगे परीक्षाओं के एवज से। तो पहला प्रश्न तो आपको यही तैयार हो गया कि पहली कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली। ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और मस्ती के साथ पढ़िए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। चलिए वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरा चित्र एक छोटा मानचित्र हाथ द्वारा बनाया गया, मेरे द्वारा बनाया गया है। तो आप इसे मानचित्र एकदम जरूरी नहीं है कि सब डाटा एक ही जगह पे रखा है, आपको समझना है, समझने के लिए बनाया गया है। तो ये यूरोप मैंने बनाया है, यूरोप के देश बनाए हैं। तो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल यानी पोर्टुगीज। दूसरा जीके हम यही क्लियर कर दे रहे हैं, इसकी राजधानी लिस्बन है। ठीक, राजधानी समझनी आज है, इतिहास में मत समझने चले जाइएगा। तो पुर्तगाल, और ये स्पेन देश है। ठीक, तो यही एक व्यापारी था, मतलब यहाँ कई सारे व्यापारी थे। एक व्यापारी आपने सुना होगा, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, उनका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा साहब जो 1498 में, मतलब 1498 में ये हमारे देश पहुंच गए थे। तो इससे पहले ही पुर्तगाल से निकले होंगे, इतना समझना है आपको। तो यहां से ये निकलते हैं, यहां से चलते हैं और ये सबसे पहले पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड एक जगह है, केप ऑफ गुड होप। मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड पड़ता है। ये उत्तर मासा अंतरीप इस नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों निकले, पहले तो सबसे पहले यही जान लेना है। तो हम पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया था 1453 में क्या होता है, कुस्तुनिया का पतन हो जाता है। उसमें टर्की जीत जाती है, तुर्क लोग जीत जाते हैं। तो कुस्तुनिया का रास्ता बंद कर देते हैं। अब उधर से जो रास्ता था वो यूरोपीय लोग बाय लैंड चले आते थे एशिया में व्यापार करने। तो जब वो रास्ता बंद हो गया, उसने कहा अब यहां से कोई नहीं आएगा, भागो यहां से सब कोई। तो कुछ नया रास्ता खोजना होगा, क्योंकि व्यापारी के पास तो व्यापार करना है, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। तो नया रास्ता किसने खोज लिया? वास्को डी गामा साहब ने खोज लिया। वह शिप से निकले और बेहतरीन यहां पहुंचे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका। जीके के छोटे छोटे पार्टों को आप पॉइंट आउट करते जाना, लिखते जाना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण अफ्रीका में कहा पहुंचे? केप ऑफ गुड होप, उत्तर मासा अंतरीप। ठीक, अब यहीं से वो अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे, मतलब शिप को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ बाइक लेकर नहीं निकले हैं, शिप से जा रहे हैं। अब ये यहां से ये निकले और यहाँ पहुंच गया हमारे देश यानी इंडिया में पहुंच गए। ये एशिया यहाँ से शुरू हो गया है। अब आपको यहाँ समझना है। तो इंडिया का मानचित्र देखिए, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो इंडिया पहुंचे। इंडिया में कहा पहुंचे? कालीकट एक जगह है, कालीकट बंदरगाह पहुंचे। ये कहां पड़ता है? ये केरल पड़ता है। ठीक, एकदम कायदे से जीके को रट लीजिए। तो यहां जब ये पहुंचे तो वहां का शासक उस समय कौन था? जमोरीन था। ठीक, जमोरीन ने इसका खूब स्वागत सत्कार किया, खुश कर दिया, एकदम बेहतरीन। हालांकि बाद में जितने पुर्तगाली यात्री आए, जमोरीन का उनसे संबंध बहुत अच्छा नहीं था। सबको बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इनका इंटरेस्ट लिया और इनको अच्छे से खुश हो गए ये। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, भारत से उस साउथ के क्षेत्र में मसाले बहुत बढ़िया पाए जाते हैं। मसालों का, हम मसाले में तो वैसे भी फेमस है। तो ये वहां से मसाले उठाते हैं। अब सोचिए मसालों की कहानी कहां से कहां घुमाएगी आपको। ये मसालों को लेकर आते हैं और इसी रास्ते से लौट जाते हैं अपने देश यूरोप। यूरोप के बाजार में उन मसालों की जिस कीमत पे ये मसाले लेकर आए थे, वो 60 गुना अधिक दाम वहां से कमाते हैं। अब ये चीज देखकर मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि यार कितना मतलब बेहतरीन डिमांड है यूरोप में मसालों का। तो ऐसा ये सब चीज, मतलब ये सब निजी व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे। एक व्यापारी थे निजी व्यापारी। निजी मतलब होता है प्राइवेट आदमी। ठीक, ऐसे में क्या था कि पुर्तगाल के जो निजी व्यापारी की ये सब लाभ देख के कई व्यापारी ऐसे उसके बाद आए, एक और आए
ये खुद भी आए 1502 में एक बार फिर से, और कोचीन में फैक्ट्री डाले। कोचीन गोवा, हमारे देश में जो स्टेट है, गोवा में आप सुने जानते होंगे बहुत बाद में आजाद हुआ, वहां पुर्तगाली लोग बहुत बाद तक शासन किए थे। तो गोवा से जो उनका पहले क्या था, गोवा उनकी राजधानी थी। तो गोवा राजधानी से पहले कोचिन पहले उनकी राजधानी थी पुर्तगालियों की। ठीक, तो कौन, वास्को डी गामा आते हैं कोचिन में और वह पहली फैक्ट्री वहीं कोचिन में डालते हैं। ठीक, अब यहीं से आपको समझना होगा, छोटी छोटी बातों से समझना होगा। ये निजी व्यापारियों के जो लाभ है, ये सब देखकर कौन देखेगा, सरकार देखेगी, पुर्तगाल की सरकार। उसने क्या सोचा कि यार हम भी चले व्यापार करने, तो उसने व्यापार करने के इंटेंशन से भारत में आगमन या भारत में अभियान करने के इंटेंशन से सबसे पहले क्या किया, अब सरकार खुद तो चली नहीं जाएगी, सरकार क्या करेगी, कंपनी बनाएगी, सरकारी कंपनी। ठीक, सरकार जो कंपनी बनाएगी वो सरकारी कंपनी। तो कौन सी कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुर्तगाली सरकार का जो अभियान था, ये पहली इन्होंने एक कंपनी बनाई, एस्तादो द इंडिया। अब ये भारत में आके व्यापार करेगी ये कंपनी। अब ये जो कंपनी है, इसमें जो सबसे हेड पोस्ट पे बैठा था, जो सबसे हेड पे बैठेंगे, मतलब जो भारत में आके ये सब शेयर होल्डर है, सरकार शेयर होल्डर है। लेकिन अब इस कंपनी जब ये भारत में निवेश करेगी तो कोई ना कोई तो इसमें चीफ होगा, सीईओ होगा। तो जो सबसे हेड पोस्ट पे बैठा था वो गवर्नर था, इस कंपनी का गवर्नर था। ठीक, अब गवर्नर साहब जो हैं उनको कई सारे अधिकार प्राप्त थे, मतलब पुर्तगाली सरकार द्वारा इनको कई सारे अधिकार दिए हुए थे। तो क्या क्या अधिकार थे, जिसमें इनके पास एक व्यापार करने का अधिकार था, युद्ध करने का अधिकार था, अगर समस्या हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा करनी हो तो गवर्नर साहब आदेश देके युद्ध कर लेंगे। संधि भी करने का अधिकार था। ठीक, और विस्तार करने का अधिकार था, मतलब और बढ़ाओ। मतलब सोचिए, एक साइकोलॉजी सोचिए, वो देश जिसने गवर्नर साहब को ये कंपनी सौंपी है कि जाइए काम कीजिए, तो पहले से जान रहा है मतलब कि जाओ युद्ध करो, विस्तार करो। ठीक, अच्छा सोच के तो व्यापार करने आए नहीं होंगे कि चलिए व्यापार कर रहे हैं, भारतीयों का फायदा करा दे। देखिए एकदम बेहतरीन, पहले से जब ये इनके पास व्यापार के अलावा युद्ध, संधि और विस्तार तक की विचारधारा को दे दिया गया है। मतलब ये सब याद रखिएगा, आप आंसर राइटिंग में छोटी छोटी चीजों को रखिएगा। व्यापार करने की अधिकार थे, युद्ध करने का अधिकार था, संधि करने का और विस्तार करने का। चलिए अब हम टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए साथियों, एस्तादो द इंडिया जो भारत में आई हुई कंपनी पुर्तगाली सरकार की है, उस कंपनी में जो गवर्नर, कई सारे गवर्नर आए होंगे क्योंकि कई साल तक कंपनी ने राज किया, लगभग 100 सालों तक, तो कई गवर्नर बदले गए होंगे। तो जो महत्वपूर्ण गवर्नर हैं उनकी कुछ पॉलिसियां महत्वपूर्ण उन्हें बनाई है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहला जो गवर्नर आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो प्रथम आया तो इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। ठीक, तो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और दूसरी इसकी जो खास बात थी, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। समुद्र में ही, मतलब हिंद महासागर के ही क्षेत्रों में ही पानी नीला है ना, तो नीला है तो नीली पॉलिसी। तो हिंद महासागरीय क्षेत्रों में जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत या इंपॉर्टेंट है, जहां से दूसरे लोग भी आ सकते हैं, उन सभी केंद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है और किलेबंदी करनी है। अब किलेबंदी मतलब वहां दीवार वाल नहीं फांद देंगे, लेकिन वहां जाकर अपने सैनिकों ने खड़ा कर देंगे, मतलब मजबूती लानी है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ना तो एंट्री करे ना तो यहाँ से कोई चला ही जाए, किलेबंदी करनी है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉलिसी आपको बाद में ही पूरा कायदे से समझाऊंगा, अभी इसी टॉपिक में आगे बढ़ाते हुए। तो दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर साहब हैं, वे ये दूसरे क्रम में दूसरे नहीं है, मतलब ये महत्वपूर्ण है। ये इनका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुर्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला इसमें क्या क्या खास बात है समझ लीजिए। ये पुर्तगाल जो हमारे देश में आई हुई कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया, उसके ये सही मायने में संस्थापक हैं।
उसका सच में मायने में इन्होंने विस्तार किया और बहुत उस पर काम किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन तो यही है कि पुर्तगाल जो कंपनी आई है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, वो अल्फांसो डी अल्बुर्क हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है बीजापुर। बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने जीत क्या लिया, छीन लिया। और बीजापुर ही नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा भी उससे छीन लिया। ठीक, गोवा ही ऐसी जगह है जो बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनेगी। ठीक, तो इसको किसने छीना है, वह अल्फांसो डी अल्बुर्क ने। अब ये आपको जानना है। ठीक, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानना, उसको थोड़ा जान लेंगे। पुर्तगालियों का भारत में बसने और भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। मतलब पुर्तगाली लोग से कहा कि आओ भारत में बसो, यहाँ की महिलाओं से शादी करो और जनसंख्या बढ़ाओ। भारत की नहीं, पुर्तगाल की। साइकोलॉजी सोचिए कि अगर हमारी जनसंख्या इस देश में ज्यादा हो जाएगी तो हम कभी जीवन में यहां से जाएंगे नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं, हमारे लड़के तो हमसे लड़ेंगे नहीं। एक विचारधारा देखिए, ये एक नई मतलब विचारधारा डाल रहा है कि डाल तो गलत ही मैसेज रहा है, लेकिन अपने जनसंख्या अगर पुर्तगाली ज्यादा हो जाएंगे तो हमसे तो हमारे देश को कोई छीनेगा नहीं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना है। तो कौन सा ऐसा जो गवर्नर ऐसी बात कहा है, तो ये इन्होंने ही कहा है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा इसने भी ब्लू वाटर पॉलिसी को और मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया जिससे इन्होंने तो बस पॉलिसी ला के रख दी। ठीक, अब उस पर कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ तो बाद में, जैसे पहले तो कोई काम शुरू होती है, अब उसके बाद उसमें सुधार होती है, तो इन्होंने और उसमें मजबूती लाई, उसको और विस्तारित किया। कैसे विस्तारित किया इन्होंने उसको ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन्होंने हिंद महासागर से लगे मेटागास्कर और इवन न तो मेटागास्कर में जाके किलेबंदी की, घेराबंदी की, और होमबुर्ज कहाँ पड़ता है, होमबुर्ज ईरान की खाड़ी के पास पड़ता है, होमबुर्ज में। और इंडोनेशिया के पास जो पड़ता है मलक्का जल डमरू, वहां पर भी आधा पहुंचा दिया। मतलब वहां भी उन्होंने घेराबंदी कर दी कि यहां तक पूरा हमारा कितना बड़ा क्षेत्र है, पूरा आप देखिए होमबुर्ज से लेकर मेडागास्कर से लेकर मलक्का जल डमरू तक इतना विस्तारित किया और मजबूत किया, घेराबंदी की। ठीक, मतलब उस पॉलिसी को और विस्तारित किया। तीसरा जो हमें पढ़ना है पुर्तगाली महत्वपूर्ण गवर्नर है, वो है नीनो डी कून्हा। इनके द्वारा जो कार्य किए गए थोड़ा सा उसे जान लेते हैं साथियों। इन्होंने पुर्तगाली जो राजधानी थी, जो पहले कोचिन में थी, पहले भी बता चुका हूं, तो कोचिन से उसे हटाकर मतलब स्थानांतरित कर देते हैं, कहां ला देते हैं, गोवा। ठीक, गोवा, अब राजधानी पुर्तगालियों की क्या आ जाएगी, गोवा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। पुर्तगालियों की जो हिंद महासागरीय पर नियंत्रण थी, हिंद महासागरीय क्षेत्रों पर, उसको थोड़ा समझेंगे साथियों। चलिए अब हम जान लेते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र पे जो पुर्तगाली लोग नियंत्रण कर रखे थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते हैं, यहां से बात समझेंगे। पहले मैं चर्चा कर चुका हूं ब्लू वाटर पॉलिसी, थोड़ा इसको जान लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी में वास्तविक रूप से क्या था, इसमें जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों पे नियंत्रण करना है, घेराबंदी करनी है, किलाबंदी करनी है। क्यों करनी है, इसका कारण भी दो था, क्योंकि अब पहला क्या है, यूरोप कहां पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, भारत के तो पश्चिम में ही पड़ता है, तो ये इतनी दूर पश्चिम से पूर्व में यानी भारत आए थे व्यापार करने, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। पहला तो व्यापार ही करना कारण हो गया, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, पूरी समुद्री क्षेत्र पे घेराबंदी रहेगी, उन पे अधिकार रहेगा, तो जो वहां से जहाजें गुजरेगी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो चुंगी देनी पड़ेगी, कर देना पड़ेगा, कुछ भी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, मतलब समझ गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी। दूसरा क्या इंटेंशन था, दूसरा इंटेंशन था सुरक्षा। ये आए इसलिए थे क्योंकि जो पुराना रास्ता था, पुराना मार्ग था, वह बंद कर दिया गया था, तो इन्होंने नया मार्ग खोजा था। तो इस मार्ग से कई और देशों के लोग ना चले आए, यदि आए तो पहले इनसे लड़े,
लड़के भगा देंगे ये, इस वजह से इन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। मतलब अरब या और कोई यूरोपीय देश दोबारा से यहाँ इस रास्ते से एंट्री करके ना चला आए, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर घेराबंदी कर रखी थी। एकदम साइकोलॉजी समझिएगा, उद्देश्य समझिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी में किन किन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे इन्होंने घेराबंदी कर रखी थी, तो वो था मेडागास्कर। मैप में आप कायदे से देख लीजिएगा मेडागास्कर कहाँ पड़ता है, होम्बुर्ग तट कहाँ पड़ता है, यह ईरान की खाड़ी या फारस की खाड़ी का जो जगह है वहां पड़ता है। दूसरा दमन एंड दीव भारत में, ये भारत का एक क्षेत्र है, तो इसमें समझने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दमन एंड दीव, कोचिन, गोवा इनकी तो राजधानी ही है, मुख्यालय ही है, क्योंकि गोवा से ही ये कार्टेज जारी करेंगे, परमिट जारी करेंगे गोवा। और इसके साथ साथ मलक्का जलडमरू, श्रीलंका, ठीक, यहां तक ये सारे क्षेत्रों पे इन्होंने घेराबंदी किलाबंदी कर रखी थी। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं। जैसे घेराबंदी किलाबंदी तो कर रखी थी, इसके अलावा करना क्या था। अगर किसी व्यक्ति को समुद्र के रास्ते से व्यापार करने के लिए जहाज ले जाना होता था, या कुछ और भी कोई काम करने के लिए जहाज लेना जाना होता था, तो उनको क्या क्या करना पड़ता था, इसको समझते हैं। गोवा में मुख्यालय बनाकर इन्होंने, गोवा पे तो इनका अधिकार था, आधिपत्य था, तो गोवा को इन्होंने मुख्यालय बनाया। और हिंद महासागर के रास्ते का यदि कोई प्रयोग करता था, तो कोई भी जहाज लेकर जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, गोवा में इनका जो हेडक्वार्टर था, वहां एक उन्होंने हेडक्वार्टर बना रखा था, मुख्यालय बना रखा था। वहां से जाकर कार्टेज लेकर आना पड़ता था। कार्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कार्टेज लेकर आना पड़ता था। कार्टेज क्या था, परमिट था। अगर आप परमिट लेकर आओगे, शिप अपनी लेकर जाओगे, तो ऐसी दशा में ये आपको सुरक्षा देंगे, क्योंकि इनके पास 100 कम से कम जहाज थी, मतलब सैकड़ों जहाज इनके पास थी। तो इतने जहाज इनके पास थे, तो अपने कुछ जहाजी बेड़े भेजेंगे आपके साथ, कुछ लोग भी भेजेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। तो सुरक्षा आपको आपके स्थान पे, गंतव्य पे पहुंचा देंगे, लेकिन इन सुरक्षा देने के लिए भी उनको आप चुंगी देंगे, कर देंगे, मतलब आपसे चुंगी वसूल के आपको सुरक्षा देंगे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कार्टेज आपके पास होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बादशाह सलामत अकबर द्वारा जब उनको भी व्यापार करना था, तो उन्होंने भी कार्टेज जारी करवाया था। ठीक, इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब थोड़ा सा इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। तो उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया। पहला उद्देश्य क्या था, ये पश्चिम से आए थे, पूर्व में इन्हें व्यापार करना था, तो पैसा कमाना था, पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य क्या था, सुरक्षा, कहीं इटली वेनिस के लोग चले ना आए, कि आए अटैक उटैक करके हम ही क्यों ना भारत में एंट्री कर लें, या अरब से कोई चला आए युद्ध करके हम भी एंट्री कर लें। ये सब चीजों से सुरक्षा लेने के लिए पहले अगर आप आएंगे, तो ये सब जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये सब मैंने जो महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है, तो जितने भी आगे आने वाले व्यापारी होंगे, इन सब क्षेत्रों के लिए जहां पर युद्ध होगा, जो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में वो युद्ध के बारे में पूछेगा कि पुर्तगालियों से फला जगह कौन युद्ध किया, या ये युद्ध कब हुआ, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये सब जगह बताया, इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा जो इनका उद्देश्य था, तो जो मशीनरीज थी, यानी जो ईसाईयत धर्म को प्रचार करती हैं, ईसाईयत धर्म का प्रचार करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इनको जब ये आने लगे व्यापार करने, तो एक सनद जारी करके कहा था कि आप पूर्व में, मतलब जितने भी पूर्व में, मतलब हमारे देश या हमारे देश के आगे भी कितना भी आप व्यापार करने जाओ, मतलब कितना भी आप विस्तार कर लो, लेकिन आप ईसाईयत धर्म का भी प्रसार करोगे, यानी प्रचार प्रसार करोगे, और भी लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश करोगे। चलिए कुछ और हम जान लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा पुर्तगालियों द्वारा जो भारत को दिया गया देन है, या हमारे कंट्री से जो वो लिए हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक वो भी है। चलिए साथियों, पुर्तगालियों की जो भारत को देन है उसे भी समझ लेते हैं। मतलब पुर्तगाली आए, भारत को क्या क्या दिए समझ लेते हैं। एकदम मस्ती के साथ पढ़िए साथी, बहुत चीज दिया है, और क्या क्या चीज दिया आप सुनेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम आनंदित हो जाएंगे, एकदम सोचेंगे कि क्या गजब गजब चीज, अगर ये ना आए होते तो मिलता।
हर एक चीज को निराशावादिता से मत जोड़िए, आशावादी रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखिए, सीख कर जाइए। परीक्षाओं के अवश्य ही नहीं, वैसे भी आपको इतिहास के बारे में जानना चाहिए। तो जोश में पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। आइए परीक्षाओं को भी तोड़ के रख देंगे साथ ही। क्या क्या चीज दिया? आलू। आलू जो आप खाते हो कहां से आई? पुर्तगाल से आई, जान लीजिए। आलू, टमाटर, टमाटर भी, मक्का, मक्का भी, अमरूद, ठीक, कई सारे फल दिए। अमरूद दिया, अनानास दिया, ठीक, कहवा दिया। कहवा क्या होता है साथी? कहवा, कहवा ठंडे क्षेत्रों में लोग पीते हैं, जैसे यहाँ क्षेत्रों में ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, तो चाय पत्ती में ही ये इलायची और बादाम डाल के बनाया जाता है कहवा। अच्छा आता है, कभी पीजिएगा, ट्राई कीजिएगा आप भी। और क्या दिया? व्रतों में जो आप खाते हैं मूंगफली, यह पुर्तगालियों की देन है। वनीला, आइसक्रीम जो आप खाते हैं आइसक्रीम, तो उसमें वनीला का भी एक फ्लेवर होता है। तो ये वनीला का फ्लेवर अगर पुर्तगाली हमें ना आए होते तो हमें ना प्राप्त होता है, ठीक। बहुत लोगों का फेवरेट होता है वनीला फ्लेवर। चलिए और समझ लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज दिया। जैसे लाल मिर्च दिया, तंबाकू, तंबाकू जो आप खाते हो खैनी, वे सब किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा अल्फांसो आम, आम की कई सारी वेराइटीज होती है, तो उसमें एक वेराइटी है अल्फांसो, वह पुर्तगालियों की देन है। और क्या क्या देन है इसको समझ लेते हैं। जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस मशीन सबसे पहले पुर्तगालियों ने लेकर आई, ठीक। अब पुर्तगाली लेकर आए कहां है? गोवा आए। तो ये पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की गई भारत में। कौन सी? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। और क्या पहली बार छपाई हुई इसमें? तो उसमें बाइबल छपाई हुई। बाइबल हॉली बुक है, किसकी? क्रिश्चियंस की, ठीक। और क्या क्या चीज हमारे देश में आई? वे यांत्रिक घड़ी लेकर आए, ठीक। यांत्रिक घड़ी के अलावा स्ट्रैबो लैब, स्ट्रैबो लैब का काम अक्षांश देशांतर देखने के लिए होता है। और त्रिकोण पाल, त्रिकोण पाल ये जहाज के ऊपर लगाया जाता था। अब आप सोचिए कि कितनी लंबी दूरी तय करके वो पश्चिम से पूर्व यानी भारत तक आए। पुर्तगाल से भारत आना मतलब समुद्री रास्ते से कितनी दूरी का रास्ता है, तो कुछ ना कुछ तो तकनीकी विकसित किए होंगे, तभी तो इतनी लंबी दूरी की उनकी जहाज चली आई, चप्पू चलाकर तो आई नहीं। तो ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रैबो लैब का प्रयोग किया, त्रिकोण पाल का प्रयोग किया लंबी दूरी का जहाजी यात्रा करने के लिए। अच्छा, यहां तक तो टॉपिक आप बहुत बेहतरीन समझ लिए। इसके अलावा जो पुर्तगाली थे वो लगभग पूरे 100 वर्षों तक हिंद महासागरीय क्षेत्र पे शासन किए, मतलब नियंत्रण रखे, ठीक। तो ये कहा कैसे मतलब इन्होंने इतने वर्षों तक शासन कर सका या नियंत्रण रख सका हिंद महासागरीय क्षेत्रों पे? तो कई सारे कारण विद्यमान है, उसमें से कुछ कारण हम जान लेते हैं जो आपके परीक्षा के प्रोस्पेक्टस से महत्वपूर्ण है। पहली, उनकी नौसैनिक जो क्षमता थी वो बड़ी जबरदस्त थी, उसमें तकनीकी और प्रौद्योगिकी का बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रयोग कर रखा था। दूसरा, इनकी जो खुफिया तंत्र थी मतलब गुप्तचर विभाग, वह भी बेहतरीन थी, उसको एकदम अच्छा कर रखा था इन्होंने। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जो कूटनीतिक विचारधारा थी मतलब कूटनीतिक डिप्लोमेसी थी, वे भी अच्छी थी, कूटनीति सही कर लेते थे, इस वजह से ये कई सालों तक राज कर सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इनका जो एकाधिकार था घोड़ों के व्यापार पे, घोड़ों के व्यापार पे इनका एकाधिकार था। ये ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मतलब जो इनके कई वर्षों तक, जो 100 वर्षों तक इन्होंने भारत के हिंद महासागरीय क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य साबित रखा यानी बनाए रखा। तो कई सारे कारण थे, तो इसमें से ये 4 कारण बहुत महत्वपूर्ण थे, आपने इसे जान लीजिए। तो इसके अलावा अब हम अपना नया टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, पुर्तगालियों का पतन। अब इतना सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था, आप सोचो कि हर एक चीज में ये बेहतरीन चल रहा है, तो इतना बेहतरीन होने के बाद भी पुर्तगालियों का पतन क्यों हो गया, हटे क्यों, इनके बाद दूसरी कंपनी क्यों आ गई, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी आपके लिए। चलिए साथियों, पुर्तगालियों के पतन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अब आप सोचिए कि लगभग 100 वर्षों तक इनका शासनकाल, इनका आधिपत्य हिंद महासागरीय क्षेत्र पे था, ठीक, जिस वजह से ये भारत में अच्छा व्यापार चला रहे थे। लेकिन अब बाद में मार्केट में नए नए
लोग आ गए। कौन आ गया? डच आएगा, अंग्रेज आएगा, जो इसे पराजित करेगा, इसे हटा देगा और अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। डच कौन होंगे? डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड। ठीक, तो आपको समझना है। दूसरा जो व्यापारिक कंपनी आई थी भारत में, वो कौन थी? डच। तो एकदम समझिएगा, डच आई तो सबसे पहले क्या होता है? लड़ाई होगी, क्लैश होगा, जो पहले है और जो नया आया है उसके बीच। तो कई जगह क्लैश हुआ, जो जिन जिन जगहों पर हुआ उस जगहों का नाम ले लेते हैं थोड़ा। डच जो जगह पे पुर्तगालियों को पराजित करता है, वे 1641 में यानी 1641 में मलक्का का दुर्ग डचों द्वारा जीत लिया जाता है पुर्तगालियों से। दूसरा 1663 में मालाबार तट जीत लिया जाता है और 1669 में श्रीलंका का तट जो था वह भी जीत लिया गया। ठीक, अब ये सब क्षेत्रों के जो नाम थे, वह जो ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ाया था तो आपको बताया था, ब्लू वाटर पॉलिसी में कई सारे जगहों का नाम लिया था जहां जहां तक वो विस्तारित किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को पुर्तगालियों ने। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। चलिए, और क्या क्या कारण थे जो पुर्तगालियों के पतन का कारण हुए? तो दूसरा कारण यह था कि पुर्तगाली थोड़ा धार्मिक रूप से संकीर्ण थे। ठीक, संकीर्णता रहेगी तो ज्यादा दिन तक आप वैसे भी शासन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही विस्तारित रहना चाहिए, विचारधारा को और बढ़ाकर सोचना चाहिए, क्योंकि एक देश चलाना है, एक शासन करना है, बहुत बड़ी चीज है। तो संकीर्णता नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक, और वो भी धार्मिक रूप से। धर्म और उनका मामला तो ऐसा रहता है कि अब आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ज्यादा क्लैश तो धर्म के मामले से भी की जा सकती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि इनकी जो छवि थी वो लुटेरो जैसी थी। असल में ये व्यापार तो करते थे लेकिन कई जगह ये लूट पाट भी बहुत करते थे। तो जब आप ये लूट पाट करेंगे तो वहां उस क्षेत्र का जो शासक होगा या जो लोग होंगे वे बहुत ही इससे मतलब कूड़ेंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे और इसके विरोध में हमेशा रहेंगे। तो क्योंकि जब ये लूटोगे तो लुटेरो जैसी छवि हो जाएगी, तो कोई लुटेरो को थोड़ी ना पसंद करेगा। व्यापारी मतलब कायदे से प्रेम से बोले, तो ऐसी जो इन्होंने छवि बना ली थी वो भी इनके पतन का कारण थी। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह जनसंख्या व संसाधन की कमी। इनके पास जनसंख्या और संसाधन की कमी थी। ठीक, कैसे कमी थी? अब आप देख रहे होंगे कि यूरोप में पुर्तगाल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अब अंग्रेज तो बहुत, मतलब ब्रिटेन तो बहुत बड़ा देश है, और भी जो कई देश है वे बड़े बड़े देश हैं, उनके पास संसाधन अधिक है। तो संसाधन अधिक होना, जनसंख्या अधिक होना भी समझ लीजिए, जिनके घर में ज्यादा जनसंख्या है वो युद्ध में वैसे ही जीत जाते हैं जनसंख्या को लेकर। तो उनके देश में ज्यादा जनसंख्या थी, इनके देश में थोड़ी कम जनसंख्या थी। इनके देश में संसाधन की थोड़ी कमी थी क्योंकि वे ज्यादा ही सोफेस्टिकेटेड देश थे, ज्यादा ही विस्तारित थे। तो आए, इनसे लड़े, इनको पराजित किए। युद्ध में हारने का कारण यही सब होता है। अगर आपके पास हथियार अच्छे नहीं है, सोफेस्टिकेटेड नहीं है, तो आप वैसे भी हार जाएंगे। ठीक, आप पुरानी वाली बंदूक चला रहे हो, कोई नई बढ़िया स्टेन गन चला रहा है, तो आप वैसे हार जाओगे। तो हारना नहीं है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने नॉलेज को अपडेट करके एग्जाम में बैठिए, टॉप करके आइए। चलिए, और क्या महत्वपूर्ण कारण थे? भारत की अपेक्षा इनका जो ध्यान था ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है ब्राजील। तो वहां पे जो ब्राजील का उपनिवेश था उस पर इन्होंने ज्यादा ध्यान देने लग गए। तो अगर आप एक ही नाव में पैर रखेंगे तो मंजिल जल्दी पहुंच जाएंगे, ज्यादा नाव पे पैर रखेंगे तो हमेशा वही ऊपर नीचे वाला हाल रहेगा। तो इन्होंने भी क्या किया, ब्राजील पर जो उपनिवेश था इनका उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे। ऐसे में क्या हुआ, भारत हाथ से निकल गया। तो साथी चलिए, यही आपके टॉपिक का ये अंतिम टॉपिक था और यही वीडियो यही अंत होता है। कल मतलब अगले वीडियो में हम डच को समझेंगे जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत महत्वपूर्ण वो भी है। तो साथियों, परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।